हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज आप देखने वाले हो मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 4 को। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं है उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लो, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करो। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, रेजोल्यूशन क्या होता है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के इस वीडियो के बाद वेक्टर पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा फिजिक्स के लिए। मैथ्स में तो काफी ज्यादा है वेक्टर, बट अभी हमारा काम चल जाएगा इतना पढ़ के, ठीक है, मतलब इतना और जो इसके पहले वाले वीडियोस हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे। सो स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन से। क्या होता है रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। अब ध्यान से आप समझना, हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स दिए हों तो फिर हम उनको जोड़ते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं, रिजल्टेंट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो कैसे इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी वेक्टर a प्लस बी कैसे करते हैं, एक की टेल को स्लाइड करवा के दूसरे के हेड पे लेके जाते हैं। सो ये था हमारा a और b को जब स्लाइड करवा के लेके गए तो कुछ इस तरीके से बना हमारा। तो एक हेड के ऊपर दूसरे का टेल है तो एक टेल और एक हेड बच जाता है, आप डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर दो और ये वाला जो वेक्टर होता है यही है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना आता है, तीन वेक्टर्स को भी चलो देख लेते हैं। वेक्टर a है, ये है हमारा वेक्टर b और तीसरा वेक्टर मान लिया वेक्टर c है। तीन वेक्टर्स है, तीनों को हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, पहले आप किसी भी दो वेक्टर को चूज करो। जैसे मैंने पहले चूज कर लिया a और b को। अगर a और b रहते, सिर्फ मुझे सॉल्व करना होता a और b को, तो मैं कैसे करता, a ऐसे ही रहने देता और b को स्लाइड करवा के यहां पर लाके रखता, तो b कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से। फिर ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ये चीज समझ आती है, ये a प्लस बी हो जाएगा। सो a प्लस बी बचेगा और वेक्टर c बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, c को स्लाइड करवा के यहां पर रखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली c को स्लाइड करवा के इसके हेड पे रख देंगे, तो कुछ डायग्राम हमारा इस टाइप से बनेगा। सो देखो, हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल, एक टेल और एक हेड बच गया है, हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। और ये जो हमारा वेक्टर होगा यही है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, सो हमें वेक्टर्स को ऐड करना तो आता है। अब रेजोल्यूशन में क्या होता है, वेक्टर को ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में। ध्यान से समझना, अगर हम लोग a प्लस b को इस वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी को जोड़ा तो क्या मिला, ये मिला। तो अगर हमें ये दिया है तो हम लोग इसको वापस से ऐसे भी तो बना सकते हैं, ब्रेक भी तो कर सकते हैं, यही है रेजोल्यूशन। या यहां पर a b और c दिया था, तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, ध्यान से देखना, हमें मिला ये रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हमें सीधे रिजल्टेंट वेक्टर दिया होता, मान लो हमें ये वेक्टर दे दिया गया है, तो हम लोग इसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, इसी को बोलता है रेजोल्यूशन। ठीक है, सो कैसे ब्रेक करना है, एक दो एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि आसान लग रहा होगा आपको। देखो, ये है हमारा एक वेक्टर जिसका नाम है वेक्टर a, इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक तो आप वेक्टर ये ड्रॉ कर लो, वेक्टर x, दूसरा वेक्टर ये ड्रॉ कर लो, वेक्टर y। सो x और y को कैसे बना सकते हैं हम लोग, x को यहां पर रखो और y को स्लाइड करवा के आप यहां पर लेके आ जाओ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर a था इसके कंपोनेंट्स हो गए x और y, क्योंकि आप ध्यान से देखो x के हेड के ऊपर y का टेल है, तो अगर x और y ऐसे होता तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। सो मैंने a को गायब करके y को यहां पर रख दिया, ये हो गए कंपोनेंट्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे ये है वेक्टर a, अब की बार मेरा मन कर रहा कि मैं एक वेक्टर इधर लूंगा वेक्टर x और दूसरा वेक्टर, चलो ये है हमारा वेक्टर x और दूसरा वेक्टर ये वाला लूंगा, तो भी सही है। अब की बार कैसे होगा, वेक्टर x को हम लोग इधर बनाएंगे
और वेक्टर y को स्लाइड करवा के यहां पर लाके रख देंगे। सो इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। सिंपली हमको ध्यान में क्या रखना है, एक लाइन आप ड्रॉ करो, दूसरी लाइन ड्रॉ करो, कुल मिला के टेल से शुरू होना चाहिए और जो लास्ट में वेक्टर हो उसका हेड से मिलना चाहिए। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और, अगर हम सपोज दैट दो वेक्टर से ज्यादा में ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो भी यही सेम प्रोसेस होगा। ये है वेक्टर ए। अब आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, एक वेक्टर इधर मान लो वेक्टर x, दूसरा वेक्टर इधर मान लो वेक्टर y, तीसरा वेक्टर इधर मान लो आप वेक्टर z। अगर a ना होता तो x y z का रिजल्टेंट यही तो आता। समझ रहे हैं बात ना, कि अगर a होता ही ना, मान लो आपको a दिख ही नहीं रहा है, सो x y और z का जो रिजल्टेंट होता वो यही आता। इसका मतलब कि जो वेक्टर a है उसके कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं x y z। तो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग वेक्टर्स आ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लिखा है इन आ प्लेन, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंपोनेंट्स हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स में जो हम लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं वो सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन क्या होता है। रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है अंदर, 90 डिग्री होता है ना। सो टॉपिक को यहीं पर चेंज कर देते हैं, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। यहां पर एक छोटी सी कंडीशन आ जाती है। कंडीशन ये है, सपोज दैट एक वेक्टर को जब हम लोग ब्रेक कर रहे थे, अभी ये है वेक्टर ए, मैंने इसको ब्रेक कर दिया सपोज दैट ऐसे, आपने ब्रेक कर दिया इसको ऐसे, तो कई सारे मेथड्स हैं। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में कंडीशन ये आ जाता है कि आप जिन दो वेक्टर्स में ब्रेक करोगे उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। समझ आ रही बात, यानी कि इस ए वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, बट उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा आसान है, देखो कैसे करते हैं हम लोग। ये है वेक्टर ए, सो यहां से एक इधर आप लाइन ड्रॉ कर लो, वेक्टर एक्स हो गया, और जो दूसरा वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर रहे, वेक्टर वाई। या फिर इसी वेक्टर को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर ए है, एक वेक्टर आप इधर ले लो, दूसरा वेक्टर आप ऐसे ले लो, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बस ध्यान में हमें रखना है कि जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें यहां पर बनाना होता, ए को हटा दें तो मिलेगा क्या, x मिलेगा और y मिलेगा। y को स्लाइड करवा के अगर यहां पर लाके रख दें तो कैसा दिखेगा हमारा डायग्राम, वेक्टर x वेक्टर y, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहीं पर ये जो नीचे वाला डायग्राम है, अगर यहां पर a को हटा के, ये था हमारा वेक्टर x, ये था हमारा वेक्टर y, सो कैसे बना सकते हैं, अगर वेक्टर a को हटा दें सो ये है हमारा वेक्टर x और वेक्टर y कैसे चला जाएगा, कुछ इस टाइप से। सो वेक्टर a का ये भी रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है और ये भी रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है। सो कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। x और y अगर यहां पर रिजल्टेंट निकालेंगे, इसको स्लाइड करवा के रखेंगे, ज्वाइन करेंगे तो भी a मिलेगा, और यहां पर भी अगर y को यहां पर ले आके रखेंगे और ज्वाइन करेंगे तो भी हमारा a ही मिलेगा। दोनों ही रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से देखना, और यही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा। देखो सपोज दैट ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। यहां पर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है r। मैंने बोला था ना कि अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब r वेक्टर है, मैंने सिर्फ r लिखा है, तो r लिखने का मतलब क्या है, r मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर है। अब सपोज दैट मुझे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, मुझे ब्रेक करना है एक्स एक्सिस के अलोंग और ब्रेक करना है वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा, एक वेक्टर हो गया हमारा ये आर एक्स और ये दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया, आर वाई। सो कैसे निकालेंगे आर एक्स और आर वाई की वैल्यू। सपोज दैट आर एक्स का मैग्नीट्यूड मैंने आर एक्स से डिनोट किया है और आर वाई का मैग्नीट्यूड आर वाई से। ये वाला एंगल हमारा सपोज दैट थीटा है, तो सबसे पहले आर की वैल्यू हमें पता रहेगी, 20 30 50 कुछ भी हो सकती है, हम लोग नेमिंग कर लेंगे, जैसे ओ ए बी।
सो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर आर एक्स की लेंथ निकालनी हो तो क्या करेंगे, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा, ओ ए है, हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ बी। सो कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए का लेंथ है आर एक्स, ओ बी का लेंथ है आर, यानी यहां से क्या आ जाएगा, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमको आर वाई की वैल्यू निकालनी होती, सो इसी ट्रायंगल में आप साइन थीटा ले लो। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी। सो साइन थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू है आर वाई, ओ बी की वैल्यू है आर, यानी कि आर वाई की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। चलो यहां पर मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। ये था हमारा वेक्टर आर, जिसको हमने ब्रेक किया था आर एक्स और आर वाई में। सो ये था हमारा आर एक्स, ये वाला एंगल था थीटा, और ये जो आर वाई है इसको स्लाइड करवा के मैं लाके यहां पर अगर रखूं तो कैसा दिखेगा डायग्राम, ये दिखेगा हमारा। सो यहां से हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई वेक्टर आर दिया है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन उसका हम कर रहे हैं, जो कंपोनेंट थीटा एंगल के साथ जुड़ा होता है, देखो आप यहां से आर एक्स हमारा थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, आर कॉस थीटा। और उसके अपोजिट वाला यहां पर जो उसका परपेंडिकुलर पड़ रहा है कंपोनेंट, वो होता है आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। कई बार हम लोग कंपोनेंट्स को जल्दी जल्दी ब्रेक करेंगे, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको करके दिखा दे रहा, ताकि कोई डाउट ना रहे। वीडियो समझ आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट अगर आ रहा हो तो फिर कमेंट कर देना। सपोज दैट ये है हमारा एक वेक्टर, मान लेते हैं फोर्स है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। हमें ब्रेक करना है दो कंपोनेंट्स में। मान लिया कि एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये वाला आपको एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने fx से डिनोट कर दिया है, इसको मैंने fy से डिनोट कर दिया है। ये था हमारा f, ये वाला वेक्टर f था। तो f लग रहा था, दो कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया, इधर और इधर। एक चीज फिर से बोल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट्स आप x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट ही लो। हमारी जैसे जरूरत पड़ेगी हम उस डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया है तो आप एक कंपोनेंट इधर भी ले सकते हो, दूसरा कंपोनेंट इधर भी ले सकते हो। ठीक है, ना ये x के अलॉन्ग है ना ये y के अलॉन्ग है, बट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सो अगर यहां पर बात करें तो ये था f, हमें fy निकालना है। तो ऐसा नहीं करना कि भाई मैंने ऊपर वाले को तो साइन थीटा बोला था, ये चीज नहीं ध्यान रखनी। हमें क्या ध्यान रखना है कि वेक्टर से जो थीटा एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट है वो क्या होता है, r cos थीटा, यानी यहां पर क्या आएगा 50 cos 60, और उसके अलावा जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वहां पर आता है r साइन थीटा, यानी कि 50 साइन 60। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 50 इंटू 1/2, यानी ये आ जाएगा 25, इसकी लेंथ है 25। और अगर इसको सॉल्व करेंगे सो 50 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी ये आ जाएगा 25√3। तो ये जो हमारा 50 था, इसको जब हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक किया तो ये जो इसकी वैल्यू आ रही है ये आ रही है 25 न्यूटन, और ये आ रही है हमारी 25√3। ठीक है, सो आई होप कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट्स में ब्रेक करना किसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो वेक्टर्स दिए हैं जिनका रिलेशन है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3a.b। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कि आप अपने एग्जाम्स में भी देखो, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि यहां पर हमारा मॉड लगा है जबकि यहां पर मॉड नहीं लगा है।
तो ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो a डॉट बी होता है वो पहले से ही सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है। तो a डॉट बी सिर्फ एक नंबर आएगा। बट अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दे दें a क्रॉस b इक्वल टू √3 a डॉट b, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये वेक्टर है, मतलब यहां पर डायरेक्शन इंक्लूडेड है, जबकि यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है। यहां पर मॉड लगाने का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, जो वैल्यू है a क्रॉस b की, वो इक्वल है √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b। तो हमें निकालना है a और b के बीच का एंगल। सो एज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारा वेक्टर a, ये है हमारा वेक्टर b, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सो a डॉट b का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी कॉस थीटा, जबकि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। दोनों वैल्यूज को उठा के हम लोग इस जो मेन इक्वेशन थी हमारी, इसमें पुट कर देंगे। सो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b। सो यहां पर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप नीचे लेके आओ। सो ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा इक्वल टू √3। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी हो जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू √3। अब tan किस एंगल पे √3 होता है ये हमको पता है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां से हम लोग जान जाएंगे कि a और b के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो ये काफी आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो हमें यूनिट वेक्टर तो पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैंने आपको बोला भी था I रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को, यानी कि वहां पर मैग्नीट्यूड 1 है। ऐसे ही J y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को, और K हमारा रिप्रेजेंट करता है Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को। यहां पर एक वेक्टर दे दिया गया, मान लिया वेक्टर A है हमारा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये है हमारा वेक्टर ए। पूछा गया है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइंड ए कैप। याद रखना इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर ये चीज लिख दिया गया तो भी आपको समझ जाना है कि यूनिट वेक्टर की बात करी जा रही है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? अपने फंडामेंटल्स को रिकॉल करते हैं। और देखो जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर उतने टाइम्स बढ़ जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी वेक्टर को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो उसकी लेंथ 3 टाइम्स छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया 15 है, यह है वेक्टर। अब हमें इसी डायरेक्शन में फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब इसकी लेंथ पहले 15 थी, हमको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 1 हो। तो क्या करो आप, इस वेक्टर को अगर 15 से डिवाइड कर दो, लेंथ इसकी 15 है, अगर इस वेक्टर को आप 15 से डिवाइड कर दोगे तो लेंथ 1/15 हो जाएगी। सो 15 था, 15 से आपने डिवाइड कर दिया तो जो हमें मिलेगा वो उसकी लेंथ कितनी रहेगी? 1 रहेगी ना। सो हमें सिंपली करना क्या है, इस वेक्टर को, ये वेक्टर अगर मान लो वेक्टर x है तो वेक्टर x को सिर्फ आप 15 से डिवाइड कर दो तो जो उसकी लेंथ हो जाएगी 1 हो जाएगी और डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यह है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर जो वेक्टर मिलता है वो होता है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं, एक वेक्टर ए को हम लोग ऐसे बना ले रहे हैं, ये हमने मान लिया कि वेक्टर ए है। अब देखो यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले निकालो आप इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था √a² प्लस b² प्लस c², यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16।
सो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया √45। ठीक है, ये हमको मिल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√5, 3 3 9 5 45। सो 3√5 आ रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 3√5। अब अभी मैंने आपसे बोला था कि जो वेक्टर की लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप पूरे वेक्टर को उसी लेंथ से डिवाइड कर दो, 15 को 15 से डिवाइड किया था तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर 3√5 को 3√5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सो हमें करना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो मेन वेक्टर है, ठीक है, इसको हमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर हमारा था 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 3√5। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप स्प्लिट करके लिख दोगे तो आ जाएगा 2/3√5 i कैप माइनस 5/3√5 j कैप प्लस 4/3√5 k कैप। ये हमें मिल गया है यूनिट वेक्टर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a कैप इक्वल टू दिस। वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को निकाल के। चलो दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर हमने इस वेक्टर को सिर्फ डिवाइड कर दिया है 3√5 से, तो किसी नंबर से डिवाइड करने पे डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। ये चीज हमें पता है कि डायरेक्शन तो हमारी सेम ही रहेगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे, √a², सो 2 2 4 अपॉन 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा 45 प्लस 5 5 25 अपॉन 45 प्लस 4 4 16 अपॉन 45। सो अगर आप जब इसको ऐड करोगे 16 ये हमारा डिनोमिनेटर सेम ही है, सो आ जाएगा 16 4 20 और 25 45 अपॉन 45, यानी ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड आ गया 1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो समझ आ गई होगी बात कि किस तरीके से किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सिंपली आप उस वेक्टर को जो दिया हुआ है उसको आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला जा रहा है एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस A plus B and A minus B act so their resultant is √3a² plus b²। ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं A plus B और A minus B। फोर्सेस क्या है, A plus B और A minus B। A और B अलग अलग नहीं है। एक फोर्स है हमारा A plus B, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसीलिए मैं ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं बना रहा हूं। सो A plus B इसका मैग्नीट्यूड है, दूसरे का मैग्नीट्यूड है A minus B। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है √3a² प्लस b²। हमसे पूछा गया है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। अब हमें एक चीज पता है कि अगर दो वेक्टर्स होते हैं A और B तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यह है रिजल्टेंट निकालने का तरीका। सेम स्टेप्स हम लोग यहां पर भी लगा सकते हैं। रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है, बट अगर हम लोग अपने फॉर्मूले से निकालें रिजल्टेंट तो क्या करेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस इनटू दिस cos थीटा। सो लिख सकते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस, यानी कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी cos थीटा। ये रिजल्टेंट हमने निकाला है अपने फॉर्मूले से। ये रिजल्टेंट हमको दिया हुआ था। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों ही हमारे रिजल्टेंट हैं। सो इसको इक्वेट कर देंगे इससे। लिखेंगे हम लोग
अंडर रूट, अच्छा अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 इंटू अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा को आप ऐसे ही रहने दो। अब इसके इक्वल का साइन लगाएंगे और इसको पुट कर देंगे, अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर। इसको भी आप एक्सपेंड कर लो, सो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट का साइन है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ और ये अंडर रूट हमारा हट जाएगा। तो मैं इस स्टेप में मैंने गायब कर लिया। अब आप देखो जहां पर a स्क्वायर है आप उसको कॉमन ले लो, जैसे इस टर्म में और इस टर्म में आप आप a स्क्वायर को सिंपली कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा क्या, यहां से a स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा सिर्फ 2, और यहां से a स्क्वायर कॉमन लिया तो फिर क्या बचा 2 कॉस, या फिर आप 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो फिर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा सिंपली कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां से और यहां से आप 2b स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो 2b स्क्वायर को कॉमन लिया हमने तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा और यहां पर बचेगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इतनी चीज तो हो गई, कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखना आप कि a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर a स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर a स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 3 है। ठीक है, सो अगर ये दिस इक्वल टू ये पूरा टर्म इक्वल है इसके, तो a स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो यहां पर था वही कॉफिशिएंट यहां पर भी आएगा, यानी कि दोनों चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, सो अगर हम लोग कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें इससे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, जैसे अगर मैं लिखूं 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3a स्क्वायर, सो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3। इसको आप लिखो फर्स्ट इक्वेशन और इसी तरीके से आप कंपेयर करो b स्क्वायर वाले टर्म को। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2b स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू b स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। सो ये फर्स्ट इक्वेशन था और इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन और डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से आप डिवाइड कर दो। सो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड इक्वेशन था 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/1। फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड से, सो 3/1। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। सो देखो आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा सो 3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ये तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। अब कॉस थीटा अगर हमारा 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि कॉस 60 पे 1/2 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है,
सो ये वाला एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वेक्टर को पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, ठीक है। वैसे वेक्टर्स के क्वेश्चंस इजी होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी इफिशियंसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। अगले वीडियो से हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।